Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about allocation of party symbols. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो अलग अलग पार्टियों को उनका सिंबल कैसे एलोकेट होता है, उसके लिए क्या नियम है वो समझते हैं. तो इलेक्शन सिंबल्स आर एलोकेटेड टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968. इस ऑर्डर के अंतर्गत जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज होती हैं, आपको पता है कि नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया हैज टू बी फुलफिल्ड. सिमिलरली स्टेट लेवल की कुछ पार्टीज होती है रिकॉग्नाइज्ड. तो जो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, दे कैन चूज ए सिंबल व्हेन दे आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, और उसके बाद वो सिंबल वो कंटिन्यू करते हैं. पूरे इंडिया भर में उनके लिए वो सिंबल रिजर्व कर दिया जाता है और वो सिंबल को वो कंटिन्यू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोटस जो सिंबल है, जब ये नेशनल पार्टी बनी उसके बाद उन्होंने अपना ये लोटस सिंबल को कंटिन्यू किया और तब से पूरे भारत भर में ये लोटस जो है अब रिजर्व है फॉर भारतीय जनता पार्टी. सिमिलरली हैंड फॉर कांग्रेस, एलिफेंट फॉर बहुजन समाज पार्टी. वैसे ही स्टेट लेवल की जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, जब उनको स्टेट लेवल पे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वंस दे फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, तो उसके बाद उनको एक सिंबल अलॉट किया जाता है उनके चॉइस के हिसाब से, और उसके बाद वो सिंबल उनके लिए रिजर्व रहता है विद इन दैट स्टेट. उसको कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती. लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किया हुआ है बट वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट ए स्टेट या नेशनल लेवल, तो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज डू नॉट हैव अ परमानेंट सिंबल रिजर्व फॉर देम. जब भी इलेक्शन होता है तो उनके लिए कुछ सेट ऑफ फ्री सिंबल्स होते हैं, उनमें से उनको कोई एक सिंबल अलोकेट किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दे मस्ट चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स नोटिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग सिंबल्स रिलीज करती है इलेक्शन से पहले, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं उनको उनमें से कोई एक सिंबल चूज करना होता है. किसी ने एसी चूज कर लिया, किसी ने पंखा चूज कर लिया, किसी ने वाटर बॉटल यूज कर लिया, किसी ने कंप्यूटर चूज कर लिया. तो यही सब फ्री सिंबल्स की लिस्ट होती हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करती है. उनमें से किसी एक सिंबल को चुनना होता है अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज को. अब करेंटली ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि एक मूवमेंट शुरू हुआ है भारत में अंडर नेम कॉकरोच जनता पार्टी. देखिए होता क्या है कि पहले कोई एक प्रेशर ग्रुप बनता है, प्रेशर ग्रुप विच कीप्स ऑन मेकिंग सर्टेन टाइप ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. फिर वो प्रेशर ग्रुप को जब ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू अ मूवमेंट, और फिर मूवमेंट के बाद अक्सर देखने को मिलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होकर के आती है जो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है बाय कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड ग्रैबिंग पावर. तो एक कॉकरोच जनता पार्टी अभी के टाइम पे हम कह सकते हैं कि वो एक प्रेशर ग्रुप के लेवल पे है या मैक्सिमम एक मूवमेंट का रूप ले रही है. पार्टी तो अभी ये नहीं है, लेकिन इनका लोगो है कॉकरोच. आपको पता है कॉकरोच का सब मास्क लगा करके पहुंचे हुए दिल्ली में जंतर मंतर पे, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इट इज नॉट ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी. बट अगर ये इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी रजिस्टर हो भी जाती है, तो पहले जब रजिस्टर होगी तो इट विल बी एन अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी. वो जब रजिस्टर हो भी जाती है तब भी उनको कॉकरोच सिंबल के तौर पे नहीं मिल सकता. वाई? बिकॉज इलेक्शन कमीशन का रूल है कि नो एनिमल कैन बी एलोकेटेड एज पार्टी सिंबल. 1990s में ये रूल लाया गया था. उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टॉप्ड अलॉटिंग एनिमल एज सिंबल्स. तो ये जो लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स देती है इलेक्शन कमीशन, उसमें एनिमल्स अवेलेबल नहीं कराती है. क्योंकि हुआ क्या था 1989 में तमिलनाडु में इलेक्शन के दौरान किसी एक लोकल पार्टी को
रूस्टर्स, मुर्गियाँ मिली थीं एज देयर इलेक्शन सिंबल। तो उन्होंने फिर अपने प्रचार के दौरान अलग अलग गाड़ियों के ऊपर हजारों हजारों मुर्गियां बांध करके घुमाना शुरू कर दिया। तो उस कारण से एनिमल्स का टॉर्चर, हैरेसमेंट को देख करके फिर पेटा वालों ने केस रजिस्टर किया। तो फिर उसके बाद से इलेक्शन कमीशन के पास केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि अब एनिमल्स का सिंबल फ्री लिस्ट में अवेलेबल वो नहीं कराएंगे। किसी भी पार्टी को एनिमल सिंबल नहीं मिलेगा, ना ही फ्री लिस्ट में मिलेगा, ताकि कोई अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी उसका इस्तेमाल कर पाए, और रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या स्टेट पार्टीज का भी एनिमल सिंबल नहीं होगा। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन है। बहुजन समाज पार्टी का आपको पता है सिंबल है एलिफेंट। तो ये एक्सेप्शन इसलिए कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को ये एलिफेंट सिंबल मिल चुका था इवन बिफोर दिस रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो रूल से पहले से उसका चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट सिंबल। तो इस कारण से इसको अलाउ किया गया। लेकिन अब किसी एनिमल को सिंबल के तौर पे नहीं दिया जा सकता। तो कॉकरोच जनता पार्टी अगर बन भी गई तो उनको कॉकरोच सिंबल के तौर पे मिलने वाला नहीं है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to chapter 1 demographic structure. तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर लाइफ टाइम। एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देगी, उसको कहा जाता है फर्टिलिटी रेट। अब दुनिया के बहुत सारे देशों में हम देख रहे हैं कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट या टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो 1960s में फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड का एवरेज था लगभग 4.68। ये ब्लू कलर से दिखाया गया है वर्ल्ड का फर्टिलिटी रेट का कैसे ट्रेंड रहा है। 4.68 के बाद थोड़ा सा बढ़ा, इट क्रॉस्ड 5। उसके बाद से कंसिस्टेंटली ये डिक्लाइन हो रहा है। करेंटली वर्ल्ड एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए तो यह है 2.18। रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। मतलब अगर ऑन एन एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो जाती है। तो वर्ल्ड का जो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑन एन एवरेज है वो 2.18 आ गया है। इंडिया की अगर बात करें तो स्टार्टिंग से ही इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी ज़्यादा रहा है। लेकिन बाय 2008 इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड एवरेज से कम हो गया एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू 1.96 एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 रिलीज हुई है उसके हिसाब से इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन टू 2। तो 1.96 या 2 इसके आसपास भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट से हम नीचे आ चुके हैं। कई सारे स्टेट्स में तो टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी नीचे चल रहा है। इसे वेस्ट बंगाल में इट इज़ 1.4, पंजाब में 1.6, असम में 1.6। आंध्र प्रदेश की सरकार ने तो अनाउंस किया है कि इट विल मेक सम मॉनेटरी इंसेंटिव, गिव सम मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर द फैमिलीज हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रेन। भारत में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका अभी टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है। उसमें है बिहार विथ हैविंग हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड जैसे स्टेट्स हैं। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अब टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से भी काफ़ी नीचे गिर चुका है। फर्टिलिटी रेट आखिर क्यों गिर रहा है दुनिया भर में और भारत में? उसके गिरने के पीछे बड़ा कारण है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एजुकेशन का लेवल इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं। तो इस कारण से नाउ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है एंड दैट इज व्हाई नाउ फैमिलीज आर चूजिंग टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रेन। देखिए, आप 2-3 जनरेशन पहले पूछोगे लोगों से कि आपके कितने बच्चे थे, तो कहेंगे कि हुए तो 12 थे लेकिन उसमें से सिर्फ 7 ही बच पाए, क्योंकि उस टाइम में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। तो परिवारों को पता होता था कि हम जितने बच्चे पैदा करेंगे उसमें से आधे ही सरवाइव करेंगे, मोर और लेस। इस कारण से परिवार में 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने का एक कल्चर था। लेकिन अब हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं, मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हैव कम डाउन, तो अब परिवार 1 या 2 बच्चे ही पैदा करते हैं। फैमिली चूज टू हैव फ्यूअर चिल्ड्रन।
विमेन का एजुकेशन लेवल इम्प्रूव हुआ है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई हैं, तो विमेन की प्रोफेशनल एस्पिरेशंस भी सामने आ रही हैं। इस कारण से डिलेड मैरिजेस देखने को मिल रहा है, फिर चाइल्ड बर्थ भी लेट हो रहा है। तो तब तक रिप्रोडक्टिव विंडो काफ़ी कम हो जा रहा है, 1 या 2 बच्चे ही पैदा करने का रिप्रोडक्टिव विंडो रह रहा है। अर्बनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इन सब कारण से ज़्यादा अर्बनाइजेशन के कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, इसलिए लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर था, जॉइंट फैमिली, वो कम हो रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चों का केयर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जनरली हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो उस केस में ज़्यादा बच्चे संभाल पाना ये बहुत कठिन हो जाता है फैमिलीज के लिए। तो challenges of rearing a child is there in nuclear families. बट ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन कुछ मामलों में तो अच्छा है, क्योंकि उससे जो रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर है वो कम होगा, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन का रेट कम होगा, वो सब तो अच्छा है। लेकिन अगर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से मेनली देखा जाए, इकोनॉमी एंड सोशल पर्सपेक्टिव से, तो पॉपुलेशन का फास्ट तरीके से डिक्लाइन जो है उससे रिलेटेड कई सारे चैलेंजेस भी आएंगे। एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी, वर्कफोर्स की संख्या घटेगी। अब फिजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सरकार को पेंशन देना होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ज़्यादा डेवलप करनी होगी, खासकर जेरियाट्रिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ओल्ड एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। वर्किंग फोर्स श्रिंक होगा तो टैक्स पेयर्स की संख्या कम होगी, तो सरकार के लिए फिजिकल रिसोर्सेज कंस्ट्रेंड हो रहे हैं, जबकि उनके लिए जो एक्सपेंडिचर के एरियाज हैं वो बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट मोर इन जेरियाट्रिक हेल्थ केयर। तो ये सब समस्याएं हो रही हैं बिकॉज ऑफ स्टीप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, उनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड हो गया है। देखिए, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया जाता है कि किस एज के लोग की कितनी पॉपुलेशन है किसी भी देश में। तो 0 से लेकर के 15 साल की उम्र के लोगों की संख्या इतनी है, उसमें लेफ्ट साइड में मेल कितने हैं, राइट साइड में फीमेल कितने, तो मोर और लेस तो ये तो बैलेंस ही रहता है, लगभग 50-50 मेल एंड फीमेल। लेकिन अगर पिरामिड शेप में है किसी भी देश का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पिरामिड शेप में, तो इसका मतलब यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है, बूढ़े लोगों की संख्या कम है। लेकिन धीरे धीरे जब TFR गिरने लगता है और फिर वहाँ पे यंग लोगों की संख्या कम होने लगती है, बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होने लगती है, तो फिर उस देश का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदलने लगता है। ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप या पिरामिड शेप से धीरे धीरे ऐसा स्क्वायर बनता है और फिर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ऐसा होने लगता है। तो कई सारे देशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हो चुका है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी। बूढ़े लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ यंग पॉपुलेशन। तो ये जापान का ही डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। बाय 2060 जापान का तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से इन्वर्टेड हो जाएगा। अभी भी काफ़ी हद तक वो इन्वर्टेड हो चुका है। सो दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है समाज में, तो उनका टेक केयर करना, उनके इमोशनल मेंटल वेलबींग का टेक केयर करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इन्वर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डिस्कस द कॉजेस behind a declining fertility rate and socio-economic challenges associated with it। जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट FCNRB डिपॉजिट स्वैप स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि FCNRB अकाउंट होता क्या है। देखिए, जो NRIs हैं यानी कि इंडियन सिटीजन जो दूसरे देशों में रहते हैं, या PIO, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो कभी इंडियन सिटीजन थे या उनके एंसेस्टर्स कभी इंडियन सिटीजन्स थे, उनको कहा जाता है PIO। तो बेसिकली दूसरे देशों में रहने वाले इंडियंस या इंडियन ऑरिजिन के लोग, वो भारत में मुख्यतः 2 तरह के अकाउंट खोल सकते हैं। पहला है FCNRB अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, और दूसरा है NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दोनों में अंतर क्या है? FCNRB अकाउंट
में पैसा जमा किया जाता है इन सम डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी, जैसे कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरोज, जापानीज येन, इनमें पैसा जमा होता है। और जब पैसा निकालता भी है डिपॉजिटर, तो वो फॉरेन करेंसीज में ही निकालता है। मतलब आप जमा करेंगे $1000, 5 साल बाद इंटरेस्ट के साथ आप डॉलर में ही पैसा निकालेंगे। मतलब मनी इज डिपॉजिटेड इन फॉरेन करेंसी एंड विड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो एक्सचेंज रेट रिस्क विथ द डिपॉजिटर। रुपया कमजोर हुआ, मजबूत हुआ, उससे कोई टेंशन लेना देना नहीं है। एफसीएनआरबी अकाउंट में सिर्फ टर्म डिपॉजिट होता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफसीएनआरबी डिपॉजिट इज exempted फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया। कोई भी अगर फॉरेन इन्वेस्टर भारत में एफसीएनआरबी में अगर पैसा जमा करता है तो उससे इंटरेस्ट जो अर्निंग आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। वहीं दूसरे तरफ अब देखते हैं एनआरई अकाउंट के बारे में, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट के बारे में। इसमें भी पैसा जमा होगा इन सम डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी, जैसे कि यूएस डॉलर, पाउंड, यूरोस। बट वंस द मनी इंटर्स इनटू एनआरई अकाउंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपी। जैसे एनआरई अकाउंट की हम बात करें, तो आपने फैसला किया कि आपको $1000 $1000 जमा करने हैं एनआरई अकाउंट में। तो जैसे ही आप $1000 जमा करोगे, उस टाइम का अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 बराबर ₹90, तो आपके अकाउंट में अमाउंट शो करेगा 90,000 रुपीज। यू डिपॉजिट मनी इन डॉलर, बट दैट अमाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपी एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। और फिर जब आप विड्रॉ करने जाओगे, तो जब आप विड्रॉ करने जाओगे उस वक्त, उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको फिर पैसा मिलेगा डॉलर में। तो आप पैसा जमा कर रहे हैं $1000, लेकिन आपके अकाउंट में दिख रहा है 90,000 रुपीज। हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे अभी। जब आप पैसा निकाल रहे होंगे उस टाइम में मान लीजिए कि $1 बराबर हो गया 100 रुपीज, तो आपको मिलेंगे 90,000 डिवाइडेड बाई $100, यानी कि लेस देन $1000। आपने जमा किया था $1000, लेकिन आपको $1000 से कम मिलेंगे, बिकॉज द मनी वॉज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन रुपी। तो अगर भारतीय रुपया कमजोर हुआ तो डिपॉजिटर को कम पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। तो मतलब दोनों ही एफसीएनआरबी अकाउंट में और एनआरई अकाउंट में, दोनों में ही पैसा जमा होता है इन फॉरेन करेंसी और विड्रॉ भी होता है फॉरेन करेंसी में। लेकिन एफसीएनआरबी अकाउंट में जब तक पैसा जमा रहता है वो फॉरेन करेंसी में ही रहता है, उसको रुपी में कन्वर्ट नहीं किया जाता। एनआरई अकाउंट में पैसे को जब जमा किया जाता है तो रुपी में कन्वर्ट किया जाता है, और निकाला जाता है तो उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से फिर रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके दिया जाता है। दैट इज वाई देयर इज करेंसी रिस्क विद द डिपॉजिटर व्हेन डिपॉजिट इज डन इन एनआरई अकाउंट। बट एनआरई अकाउंट का फायदा ये है कि यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट भी खोला जा सकता है, करेंट अकाउंट भी खोला जा सकता है, रेकरिंग भी किया जा सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गए दो तरीके जिससे एक भारतीय मूल का आदमी या फिर कोई इंडियन भारत के अंदर बैंक अकाउंट खोल सकता है, एफसीएनआरबी एंड एनआरई। अब एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम समझते हैं। पहली बार इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2013 में। इस एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम के अंतर्गत मान लीजिए कोई एनआरआई $1,00,000 भारत के किसी बैंक में जमा करता है अंडर एफसीएनआरबी अकाउंट। अब ये जो $1,00,000 है ये इंडियन बैंक के पास आया। आरबीआई क्या कर सकती है अंडर एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम, कि वो $1,00,000 इस बैंक से ले लेगी और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से इस बैंक को पैसा दे देगी। मान लीजिए कि उस वक्त एक्सचेंज रेट चल रहा था 85 रुपीज पर डॉलर, तो $1,00,000 लेकर के आरबीआई इस बैंक को 85 लाख रुपीज दे देगी। अब ये बैंक क्या करेगा, 85 लाख रुपीज को लेकर के भारत के बाजार में लोगों को लोन दे देगा रुपए में, और वहां से इंटरेस्ट कमाएगा। जब 5 साल पूरे हो गए या 3 साल पूरे हो गए, ये पैसा इसने मान लीजिए जमा किया था सिर्फ 3 साल के लिए, जब 3 साल पूरे हो गए तो 3 साल बाद इसको, इस एनआरआई को पैसा वापस करना है, 1,00,000 रुपए विथ इंटरेस्ट। तो 3 साल बाद ये बैंक क्या करेगा, आरबीआई को रुपया देगा और फिर डॉलर लेगा, और वो डॉलर इस डिपॉजिटर को रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जब 3 साल बाद या 5 साल बाद आरबीआई पैसा देगा बैंक
जो है वो रुपया देगा और आरबीआई से डॉलर लेगा, तो यहाँ पे जो रेट इस्तेमाल होगा एक्सचेंज रेट, वो उस वक्त का एक्सचेंज रेट होगा जिस वक्त ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बेसिकली अगर रुपया कमजोर हुआ तो बैंक को थोड़ा करेंसी रिस्क हो सकता है, लेकिन बैंक या करेंसी रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि बैंक भारत के बाजार में रुपया को लोन दे करके इंटरेस्ट भी तो कमाता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डॉलर जमा हुआ, 1 लाख डॉलर जमा हुआ। बैंक ने क्या किया कि 1 लाख डॉलर आरबीआई को दे दिया और 85,000 रुपीज ले लिए। 85 लाख रुपीज ले लिए, $1 बराबर 85 के भाव से। अब 85 लाख को बाजार में, इंडियन बाजार में उसने लोन पे चढ़ा दिया। 5 साल बाद उसने अपना रुपया रिकवर किया। किसी को लोन दिया था 5 साल के लिए, 5 साल बाद उसने अपना रुपया रिकवर किया, और 5 साल बाद जो रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से इस बैंक ने आरबीआई से, मान लीजिए $1 बराबर 95 चल रहा है, तो उस रेट के हिसाब से बैंक ने आरबीआई से डॉलर वापस खरीदा, 1 लाख डॉलर, और फिर ये 1 लाख डॉलर अलोंग विथ इंटरेस्ट इस एनआरआई को रिटर्न कर दिया। तो इसी को कहा जाता है एफसीएनआर बी स्वैप स्कीम। जो पैसा एफसीएनआर अकाउंट में जमा हुआ वो आरबीआई ने बैंक के साथ स्वैप कर लिया। इससे फायदा ये हुआ, देखिए, एनआरआई अर्न इंटरेस्ट इन डॉलर्स। एनआरआई जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है इसको तो कोई करेंसी रिस्क नहीं है। बैंक गेट रुपी टू लेंड इन इंडिया, तो बैंक अपना भारत में बिजनेस कर रहा है। आरबीआई को फॉरेक्स रिजर्व भी मिल जाता है, तो इससे क्या है कि भारत के अंदर रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है फ्रॉम डिक्लाइनिंग। इसमें बस एक ही रिस्क है कि करेंसी रिस्क इज विद द बैंक। रुपया अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो बैंक को नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बैंक क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। हेजिंग, तो हेजिंग क्या होता है वो समझते हैं। हेजिंग इज लाइक इंश्योरेंस, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूचर रिस्क। बैंक क्या करेगा कि देखिए, 1 लाख रुपए का एनआरआई डिपॉजिट आया एफसीएनआरबी अकाउंट में 5 साल के लिए। उस वक्त मान लीजिए एक्सचेंज रेट था 85 रुपीज पर डॉलर। तो अभी 5 साल बाद मान लीजिए एक्सचेंज रेट हो गया 100 रुपीज पर डॉलर। तो बैंक अगर स्वैप करता है तो 5 साल पहले उसको आरबीआई से मिले थे 85 लाख, लेकिन 5 साल बाद उस एनआरआई डिपॉजिटर को बैंक को लौटाना होगा 1 करोड़, बिकॉज $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज हो गया है। तो 15 लाख का नुकसान हो सकता है बैंक को, 15 लाख रुपए का, क्योंकि जब खरीदा था उस वक्त स्वैप किया था आरबीआई से, उस टाइम में $1 बराबर 85 था, रिटर्न करते वक्त $1 बराबर 100 हो गया, तो 15 लाख का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक्स कभी कभार क्या करते हैं, दे इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सम अदर रिटेलर्स ऑफ करेंसी मार्केट। किसी रिटेलर के साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मैं आपसे 5 साल बाद $1 लाख खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 90 रुपीज। तो इस तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी मदद से रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है, इसको हेज करना कहते हैं। तो बैंक इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टुडे ओनली, जिस दिन $1 लाख उसने के पास आया था और उसने आरबीआई के साथ स्वैप किया था, उसी दिन उसने लॉक कर लिया कि मैं 5 साल बाद आपके साथ किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी दूसरे रिटेलर के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं 90 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से आपके ट्रांजैक्शन करूंगा। अब रिटेलर्स अपना रिस्क लेते हैं, वो देखते हैं कि हो सकता है 5 साल बाद $1 बराबर 85 से गिर करके $1 बराबर 89 हो या 88 हो। उस केस में जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया इस बैंक ने उसको फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो गया तो फिर बैंक को फायदा होगा। तो बैंक ने 85 के भाव पे आरबीआई से लिया था रुपया, उसने हेज कर लिया किसी दूसरे रिटेलर के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके कि मैं 5 साल बाद आपसे 90 के भाव पे रुपया बेच करके डॉलर लूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या, 5 साल बाद अगर एक्चुअली में एक्सचेंज रेट पहुंच गया $1 बराबर 100 रुपए पे, तो उस केस में उस रिटेलर को जिसने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसको होगा नुकसान, बट बैंक को हो गया कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। बैंक को देना पड़ा 90 लाख, उसको मिला था 85 लाख, राइट। 1 लाख जमा हुए थे, उस वक्त एक्सचेंज रेट था 85 रुपीज पर डॉलर, तो बैंक को मिला था 85 लाख। 5 साल बाद बैंक को देना पड़ा 90 लाख फॉर $1 लाख। तो बैंक का हेजिंग कॉस्ट तो 5 लाख ही है। अगर बैंक ने हेजिंग नहीं किया होता तो बैंक को 1 करोड़ देना होता, और उस केस में बैंक का जो टोटल एक्सपेंडिचर है 15 लाख रुपए हो जाते एक्सचेंज रेट रिस्क।
तो ये सब जो तरीके होते हैं इनको कहा जाता है हेजिंग कॉस्ट। जहां पे एक बैंक को $1 लाख मिला, उसने आरबीआई से एक्सचेंज कर लिया एट 85 रुपीज, और 5 साल बाद आरबीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका अंडर स्वैप स्कीम कि 5 साल बाद वापस से वो उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से आरबीआई से वापस से अपना डॉलर खरीदेगा और रुपया देगा। अब फ्यूचर में अगर रुपया बहुत कमजोर हो गया तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैंक इंटर इनटू हेजिंग एग्रीमेंट विथ अनदर रिटेलर्स, जिसमें एक पर्टिकुलर रेट पे वो फिक्स कर देता है कि मुझे $1 बराबर 90 के हिसाब से मैं आपसे खरीदूंगा। तो जो डिफरेंस हुआ, बैंक ने 85 के हिसाब से खरीदा था, यानी कि बैंक को 85 लाख रुपीज मिले थे, और 90 के हिसाब से बेच दिया टू द रिटेलर, तो जो डिफरेंस हुआ 5 लाख, दैट इज हेजिंग कॉस्ट। अब ये सब समझ गए तब आप करंट न्यूज समझ सकते हैं। अभी भारत के अंदर रुपया लगातार गिर रहा है, आरबीआई चाह रही है कि रुपए को स्टेबलाइज किया जाए, तो इस कारण से आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया है कि वो 3 से लेकर के 5 साल तक का एफसीएनआरबी डिपॉजिट ले सकते हैं टिल 30 सितंबर 2026। इस डिपॉजिट को जो 30 सितंबर तक वो डिपॉजिट लेंगे, दिस डिपॉजिट कैन बी स्वैप्ड विथ आरबीआई अंडर एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम। बट इस बार बैंक्स को एक एडिशनल फैसिलिटी भी दी है आरबीआई ने कि आरबीआई विल एब्जॉर्ब द इंटायर हेजिंग कॉस्ट एज वेल, यानी कि 5 साल बाद जब बैंक्स वापस से अपना डॉलर बाईबैक करेंगे, उस टाइम में उनको जो भी हेजिंग कॉस्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ रुपी, वो हेजिंग कॉस्ट पूरा पूरा आरबीआई बियर करेगा। वो बैंक्स को सब बैंक्स के लिए वो रीइंबर्स कर देगा। तो दिस टाइम एज पर द न्यू स्कीम 2026 वाला एफसीएनआरबी स्कीम, द हेजिंग कॉस्ट विल बी फुल्ली बोर्न बाय आरबीआई। जबकि 2013 में जब एफसीएनआरबी स्कीम लाया गया तो उस टाइम हेजिंग कॉस्ट वाज टू बी टेकन अप बाय द बैंक्स। तो इससे फायदा ये होगा कि एनआरआई डिपॉजिट्स बढ़ेंगे एफसीएनआरबी में, भारत के अंदर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है उसको रोका जा सकेगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही गए होंगे। एफसीएनआरबी अकाउंट क्या है, एनआरई अकाउंट क्या है, हेजिंग का एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम क्या है बिटवीन द बैंक एंड आरबीआई, और हेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बैंक एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है, और फिर जो करंट एफसीएनआरबी स्कीम है स्वैप स्कीम, एफसीएनआरबी स्वैप स्कीम, तो यहाँ पे हेजिंग कॉस्ट इज बोर्न बाय आरबीआई। ये सब चीज जरूरी है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एलपीएमएस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं भारत के, वहां पे जो क्लियरेंसेज होते हैं फॉर क्रॉस मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर्स, वो अब सब डिजिटलाइज तरीके से, बेसिकली जो लैंड पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लैंड पोर्ट्स हैं, उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है पूरी तरह से अंडर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डिजिटलाइज करके भारत के जितने भी लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उनको आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि एक जगह से अगर कोई सामान पास हुआ है तो इसका इन्फॉर्मेशन बाकी जगहों पे भी ट्रैक हो सके कि इस नंबर का ट्रक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से निकला है ये सामान लेकर के, इस नंबर का ट्रक बांग्लादेश से निकला है ये सामान लेकर के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पेपर वर्क 90% तक कट डाउन हो जाएगा, तो जो क्लियरेंसेस टाइम है एट द पोर्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे लैंड पोर्ट पे जो लॉजिस्टिक्स है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ट्रेड को फायदा होगा, साथ ही साथ इसका इंटरनल सिक्योरिटी में भी फायदा है। लैंड पोर्ट में जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो इससे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, इन सब एक्टिविटीज को रोका जा सकेगा। दैट इज वाई दिस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन वाई इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। लैंड पोर्ट्स का डिजिटलाइजेशन को ओवरसी करने के लिए, उनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत के अंदर टोटल 15 लैंड पोर्ट्स ऐसे हैं जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको ऑपरेट करता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे 2 हैं, अटारी एंड देरा बाबा नानक। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे 3 हैं। इंडिया भूटान बॉर्डर पे एक ही है, दरांग लैंड पोर्ट विच इज इन असम। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे सबसे ज्यादा लैंड पोर्ट है 8, उसमें से 3 असम में है, सुतरकांडी, गोलकगंज एंड मानकाछार।
तो असम के अंदर टोटल 4 लैंड पोर्ट हैं, एक भूटान बॉर्डर पे और 3 बांग्लादेश बॉर्डर पे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम इमर्ज्ड एज थर्ड लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। असम के अंदर टोटल 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ रबर कल्टीवेशन किया जा रहा है एंड दिस मेक्स असम थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसर इन इंडिया, ओनली बिहाइंड केरला एंड त्रिपुरा। एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हुई है विद रिस्पेक्ट टू रबर इन असम, दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट विच हैज बीन डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसका फील्ड ट्रायल शुरू हुआ है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर है, इट इज बीइंग इंजीनियर फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इट इज केरला बेस्ड। टॉपिक बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एमएमआर इज कैलकुलेटेड पर 1 लाख लाइफ बर्थ, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। एचडीजी का टारगेट है 70 से नीचे ले आना। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ देम इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। ये सब चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, ना इंक्लूड किया गया। India is fifth largest military spender in the world. That is true. During 2021-25, world's largest arms importer. India was world's largest arms importer and its major suppliers were Russia, France and Israel. This statement is wrong क्योंकि भारत दूसरा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, ना कि पहला। तो करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देखिए, इट एम्स एट to promote the installation of rooftop solar system in house across the India. That is true. 1 करोड़ परिवारों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। हाउस होल्ड कैन रिसीव सब्सिडीज फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम, दैट इज ट्रू। एंड स्कीम प्रोवाइड्स अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। यानी किसी परिवार में अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुआ है तो 100 यूनिट फ्री मिलेगा, 200 यूनिट खर्च हुआ है तो 200 फ्री मिलेगा, 400 यूनिट खर्च हुआ है तो 300 यूनिट का पैसा माफ कर दिया जाएगा। तो अप टू 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ दिया जाएगा परिवारों को। 300 से कम है तो जितना यूज किया उतना मिलेगा, 300 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 300 दिया जाएगा। और ये टॉपिक में दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे 1947 से लेकर के 1964 तक, लेकिन ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ओनली फ्रॉम 1952 to 64। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।